एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पिछले एपिसोड में बहुत सी जानकारी आपके सामने रख चुके थे। कहानी कामयाबी में हम बात कर रहे थे केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उनकी धर्मपत्नी से, और उस बातचीत में हमने बहुत सी जानकारी आपके सामने भी रखी थी। लेकिन अभी तो और भी ऐसी बातें हैं जो इनके परिवार से जुड़ी हुई हैं, और खासकर अर्जुन मेघवाल जी, आपके पिता से जुड़ी कई बातें हैं, आपकी धर्मपत्नी से जुड़ी कई बातें हैं। जब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला होता है, राजनीति में भी क्या होता है हम देखते हैं, वो सिलसिला आगे बढ़ता जाता है और विवाद बड़ा भी हो जाता है। आपके परिवार में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, अगर आपका चरित्र साफ सुथरा हो तो आपकी एक साख बन जाती है। मेरी पत्नी नई नई हमारे घर आई थी और एक विषय ऐसा आया कि मेरे पिताजी सत्संग का भाव रखते थे, तो जम्मा जागरण देने के लिए बाबा रामदेव जी का जाते थे। तो वहाँ उस समय वो ₹1.25 लेते थे जमा, और बाकी नहीं लेते थे, लेकिन अपने जेब में ही रखते थे वो। तो एक बार उसमें से कुछ पैसे कम हुए तो उन्होंने गिने, इन्होंने कहा इसमें पैसे कम कैसे। तो सबसे कमज़ोर जो आदमी होता है, आपने सही कहा, राजनीति में भी ऐसा होता है, सबसे जूनियर हो तो उस पर आरोप लगा दो। तो ये घर में जूनियर मेंबर, इन पे आरोप लगा दिया। तो आरोप लगाना अलग बात होता है, आपस में भी ईर्ष्या होती है ना, भाई ये कैसे पॉपुलर हो रहे हैं घर में, हम पहले से ही बैठे हैं बहू में, हमें ये पॉपुलर कैसे हो रहा है। तो आरोप लग गया कि इन्होंने लिया होगा। तो मेरी दादी को एक अनुभव ध्यान था, उन्होंने कहा नहीं भाई, गलत बात कर रहे हो, हमारी बहू चोर तो कौन भाई, गलत बात है। मारा पेशा खंड गया कमरे में और मुझे कहा कि आपके पैसे बिखर गए हैं, नहीं तो उठा लेती, 4, 5, 10 रुपए उठा सकती थी, इतना लालच तो रहता ही है। और इतने ही पैसों का जिक्र था उस समय भी, बोला इतने ही है, चोर नहीं। तो दादी ने जैसे ही सब पक्ष लिया ना, तो पिताजी, चूंकि उनकी माँ थी वो, तो पिताजी ने कहा इसका मतलब बीना नहीं ठीक है। तो वो भी एक ईमानदारी की बात, ईमानदारी का एक पुख्ता प्रमाण उनको मिल गया कि नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर यानी जो हम कर्म करते हैं उसका फल कभी ना कभी मिलता, घर में मिल जाता है जी, देखते हैं हम, घर में मिल जाता है, किसी भी सूरत में मिल जाता है। एक अपनी ईमानदारी आपने दिखाई थी, उसका घर में भी आपको फ़ायदा मिला। लेकिन सवाल ये भी है कि जो कामयाबी का रास्ता है वो चुनने की जो मुश्किलें थी आपके सामने कौन कौन सी आई। मैं इस किताब को अगर अब साइड में रख दूं, कौन सी ऐसे बातें हैं जो आप लिखना भी चाहते हो लेकिन लिख ना पाए हो। ऐसा क्या वाक़या आपकी ज़िंदगी में घटा है जो खुशी भी आपको देता हो और आपकी आंखों में आंसू भी उस दौरान हो, कोई अगर आपको याद हो तो मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे, ताकि हम भी कह सकें कि एक्सक्लूसिव बात है। नहीं, मैंने करीब करीब जो लिखना था वो लिख डाला। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैंने इसमें कोई कंजूसी की है लिखने में। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि मैं जब IIM अहमदाबाद गया, और जो मुझे, जब मैंने, उन्होंने पूछा एक व्यक्ति का नाम लिखो आपके जीवन की कामयाबी का, तो मैंने जब पत्नी का नाम लिखा तो चिढ़ाए भी बहुत मुझे, चिढ़ाया भी बहुत, व्यंग भी बहुत किए 3 दिन तक। लेकिन मुझे वो जर्मन प्रोफेसर की बात अभी भी याद आती है। उसने कहा कि आपने बहुत कहानियां सुनाई, क्यों आपने पत्नी का नाम लिखा, लेकिन जो ₹2 वाली कहानी है वो अपने आप में महत्वपूर्ण कहानी है। लेकिन कभी कभी लोग बोलते हैं कि मेरी सफलता के पीछे मेरी पत्नी का योगदान है, लिखता कोई नहीं है, कैन यू राइट। तो वो घटना मुझे यूं कहती भी है कि देखिए कैसी परिस्थिति। अच्छा, मेरे को वो अंग्रेजी में पूछते थे तो मेरी अंग्रेजी उस समय वीक थी, तो मुझे परेशानी भी होती थी, लेकिन मैंने लिख दिया पत्नी का नाम। तो कई तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आज मुझे खुशी हो रही है कि ये कितनी पॉपुलर हो गई। उसने मुझे संकल्प दिलाया कि कैन यू राइट, तो मेरा हाथ पकड़ के खड़ा ही रहा वो, ये 98 है, खड़ा ही रहा हाथ पकड़ के। और उसके बाद जब शादी के 50 साल मेरे पूरे हुए, तब मैंने ये किताब लिखी, इतना वेट किया। आपका क्या कहना था कि ये कह रहे थे कि मैं किताब लिखना चाहता हूँ आपके जीवन पर, आपकी जिंदगी पर, आपने क्या कहा कि हाँ लिखिए। इतनी सारी बातें पूरी दुनिया को बता दी इन्होंने। वो बात तो अब ये है कि बचपन वाली बातें याद रह जाती है, और बचपन की शादी में जगह होती है जो वो याद रह जाती है। अब तो घर में बड़ा को नहीं, जो दूसरी बातों करने लग जा, झगड़े में चालू जा, जाने कई बातें याद रहे। वो क्या झगड़ा ही करने लग जाते हैं पति पत्नी, तो बातें कौन सी याद रहती है? उसी याद रहती है। पहले शादी करे को नहीं,
जैसे लड़की देखने जाते हैं तो बातों की तो पहले ही पूर्ति कर दे, अच्छा, पहले सारी बात कर लेते हैं। सारी बात पहले कर लेते हैं, फिर घर आके क्या कहे बात, सही बात है। ये आपके फिर समझ फोन में आ पे भी गया। बात करने लगे। फोन में भी कर लेते हैं। ये बात पूर्ति तो पहले हो जा। उस टाइम तो मुलाकात भी हो जाए तो बहुत बात थी, बहुत बड़ी बात थी। हाँ, फोटो भी नहीं देखते थे। फोटो नहीं बिन्नी। आपकी शादी कैसे हुई थी? हमारी शादी में नहीं, नहीं कोई फोटो थी नहीं इनकी। नहीं नहीं, ना फोटो देखते थे ना लड़के को देखते थे, कुछ नहीं देखते थे कि माँ बाप ने कर दिया है, अच्छा किया है। हमारी तो बुआ थी एक, जो कॉमन इनके यहाँ भी हमारे यहाँ भी, उसने बताया जो रिश्ता के- करवाया। और रिश्ता हो गया। और संयोग की बात है, वो कहते हैं ना संयोग है। हाँ। तो अब आपने देखा नहीं कि ये बेरोजगार लड़का है, अभी तो पढ़ रहा है, शादी कर दी मेरी इतनी कम उम्र में, आपने घर वालों से कभी विरोध कभी नहीं सपने में नहीं ऐसे सोचा ही नहीं नहीं। नहीं, इनकी माँ ने मेरा इंटरव्यू लिया भाई। किया? अच्छा, हाँ बिल्कुल लिया, ये इनको पता है कि नहीं, मैंने माँ ने इनकी पता माँ- आपको? नहीं, इनको ध्यान रहा। हाँ, क्या एक- कुछ इंटरव्यू पता में से पूछा गया? पूछे- क्या कुछ काबिलियत होनी नहीं, चाहिए? वो जैसे मैं इकलौती थी तो मेरी माँ ने ऐसा सोचा कि भाई लड़को पढ़े लिखना होना चाहिए, पढ़े लिखना होना चाहिए, लड़का पढ़ा अनपढ़ ने को दूँ, हाँ, एक उनका सिद्धांत था, अनपढ़ को मैं नहीं दूंगी। अनपढ़ को मैं नहीं टाइम दूँ। आप कौन सी कक्षा में थे? 8वीं में, 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। उस टाइम 8वीं बहुत बड़ी तो बात तो 8वीं में पढ़ रहे थे। मेरे समाज में बहुत कम लोग पढ़ते थे ना उस समय। है। और बाकी फेल हो जाते थे और आप पास हो गए थे। वो बात की और आपके नहीं, पिता ने ये भी कहा था, मैंने किताब में पढ़ा कि हाँ, अगर कि जब तक पास होते जाएंगे मैं पढ़ाता जाऊंगा। नहीं नहीं, वो मेरी माँ को ऐसे देखा कि भाई हाँ लड़को होशियार है, ये बोलने में होशियार तो पढ़ने में ही होशियार हो सके, अच्छा, उन्होंने ऐसे करके भाप लिया। और मुझे पता नहीं था क्या कर रहे हैं वो। आपका आईएएस का एग्जाम तो पहले ही क्लियर हो गया था। हाँ, तो मेरी बुआ ने कहा कि ये तो तेरे को ये जो पूछ रही है ना ये महिला, ये संबंध करना चाहती है इसलिए पूछ रही है। मैंने कहा इतनी बातें क्यों पूछ रही अच्छा, है? आपकी किताब का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव इतना ज़्यादा मुझ पर है। मैंने एक ही बार कुछ पन्ने पढ़े हैं पलट के, लेकिन मुझे याद है वाकई कि आप पर ये आपने कंचा अच्छा खेल याद रहे थे, दिलाया। कंचा खेल रहे थे। ये चैप्टर नहीं, वो कंचा खेल रहे थे तब तो आपको कोई देखने के लिए आए। वो तो, और मेरे साले की मतलब मेरे साले की पत्नी रुक जी की बहू आई थी। भाई कैसा है, कंचा खेल किसी ने कह दिया कमजोर है लड़का, मतलब दिखने में कमजोर बहुत है, तो वो देखना आई थी। लेकिन मेरी सासू ने पहले ही फाइनल कर दिया भाई ये लड़का ठीक है, बोलने में बहुत है। हाँ, क्या मुझे होशियार अलग है। से पूछा लकड़ियां क्या काम आती है, लकड़ियां क्या करते हो, इसे जलाइए, ये क्यों कर रहे हो, अच्छा, इस तरह के सवाल उससे पूछे गए। हाँ ये पानी गर्म क्यों कर रहे हो, तो मैंने कहा नहाना है ना, अच्छा, नहाना है इसलिए पानी गर्म कर रहे हैं। तो लगा कि भाई सब लोग तो सो रहे हैं शादी में और ये पानी गर्म कर रहा है, इसका मतलब वर्किंग वाला आदमी तो है, परिश्रमी। तो वो मेरी सासू को लगा कि भाई लकड़ियाँ भी लाया है और पानी, सबके जो मेहमान आए उनके लिए पानी भी गर्म कर रहा है। तो वो जो भाव लगे ना, उस भाव से, और बोलने में भी ठीक। तो मैंने कहा, मैंने भी बुआ से पूछा, मैंने कहा ये इतनी क्यों बोल रही है, कौन है महिला? तो उसने कहा तेरे को देखने के लिए आई हुई है ये। हाँ, तो ये तो वो विषय था। उसके बाद वो चली भी गई, मतलब मेरे को इतना जो पहले पूछना था पूछ लिया। लेकिन बाद में तो वो देखने जो आई थी ना, वो इसलिए आई थी कि ये कमजोर है, कि किसी ने कह दिया ऐसा। अच्छा, भांजी कहते हैं ना, जो भांजी मार दी। हाँ, भांजी मार दी किसी ने, तो वो विषय भी था, वो इसमें है। पर सासू वाला नहीं है तो वो आप लिख देंगे अपनी, आपकी टीवी से। अच्छा है, मेरे ध्यान में आया कि वो अब सेकंड जो एडिशन आएगा ना उसमें लिखूंगा। सेकंड एडिशन आप ला रहे हैं? नहीं, सेकंड एडिशन नहीं, फोर्थ आ गया है इसका। फोर्थ आ गया। अभी बहुत जारी है, तो बहुत गिफ्ट करते हैं ना डेली हम। अच्छा अच्छा, हाँ, हम जैसे अभी आए हैं लोग, तो हम 4-5 गिफ्ट कर दी। आज दिन भर में हम 100 गिफ्ट कर देंगे किताब। ठीक ये हर घर जानी चाहिए, ये किताब हर घर जानी चाहिए। बिल्कुल। हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ाएगी ना ये किताब, हाँ, आपने लिखा भी है इस किताब। और 498 के मुकदमे भी कम कराएगी ये किताब। जो परिवार में झगड़े होते हैं, परिवारवाद के कारण झगड़े होते हैं, और आप 15-20 साल तो झगड़ते ही रहते हो और बाद में कोर्ट में जाके समझौता करते हो, तो पहले कर लो ना भाई समझौता। बिल्कुल। अगर झगड़ा पहले, तो झगड़ा क्यों झगड़े हो? में क्या मिलता है? घर का नुकसान होता है नहीं, भी घर का ही नुकसान हुआ नहीं, और खुद का भी ये नुकसान होता है, क्या जिंदगी नहीं, का। कि पति पत्नी जैसे शादी करके आते हैं नहीं, वैसे वो सही रहेगा ना तो वही सुरक्षित रहेगा। नहीं, जब धागे को तोड़ देते हैं ना तो वो धागे के बीच में गांठ ही दिख। अर्जुन जी, जो भी अब जो बचपन की बातें हैं, हम जानते हैं कि आपका संघर्षपूर्ण काफ़ी रहा है। परिवार में उतना ज़्यादा समृद्ध परिवार नहीं था, इतना पैसा नहीं था कि आप कुछ कर गुजरे। बुनकर का काम किया जाता था, बुनकर थे आपके पिताजी, किसान परिवार से आप आते हैं, एक जुड़ाव आपका है, मैं जानता हूँ अच्छे से, मैंने पढ़ा आपके बारे में। और उसके बाद यहाँ तक मुकाम कैसे आपने हासिल कर लिया? अधिकारी बनने का सपना देखा था, फिर राजनीति में कदम क्यों रखा, जब एक सेवा तो अधिकारी के तौर पर भी आप कर सकते, इतनी टेंशन क्यों ली फिर आपने? और परिवार को समय नहीं देते? बच्चों के बारे में
इनको टेंशन देती नहीं थी अच्छा, शुरू से। बिल्कुल। हाँ, ये इनके बच्चे आज जवाब उन्होंने दिया बच्चे की आपको। जिम्मेवारी मेरी थी। अच्छा, बच्चे को कोई भी शुरुआत होती, से ही? हाँ, बच्चे की घर की कोई घराला ओढ़ वो ना दे कि भी तेरी पत्नी काम को करें। क्योंकि आपकी पहली जो औलाद हुई तो आप बेरोजगार थे उस समय, हाँ, मेरे दो संतान तक मैं बाद में सर्विस लगा। तो ये कैसे आपने किया कि आपके ताने भी मिलते होंगे? हाँ, मिलते हैं, पिताजी मैंने भी सब- कुछ सब- कहते होंगे, सब- क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा, वो जिक्र भी आपने किया था। देखिए, ऐसा होता है, ये सारी विपरीत परिस्थितियों में भी आदमी तब निकलता है जब एक तो मन उसका साफ हो, उसके संस्कार ऐसे बने हुए हों कि मुझे कुछ करना है और उसके लिए वो परिश्रम करे। एक तो टारगेट फिक्स करे, ठीक है। टारगेट फिक्स करने के बाद उसका एक एक्शन प्लान बनाए। तो मेरा टारगेट तो पहले आपने सही कहा, ये था कि कोई अधिकारी बनना, लेकिन मैं नहीं बन पाया। मैं टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर बना और करीब 8.5 साल तक मैं ऑपरेटर रहा। लेकिन उसी पीरियड में भी मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी। मैंने ग्रेजुएशन के बाद बना। दो बजे पढ़ते थे रात को। 2 बजे तक? हाँ, पढ़ने में फिर ऑफिस भी जाते थे टेलीफोन में, फिर रात को आके साइकिल पर जाते थे, फिर रात को 2 बजे साइकिल से तो जुड़ाव सारे काफी सो रहा जाते, सारे नींद सो जाते थे, या 2 बजे। तो आप भी इनके साथ उठे रहते थे? हैं? आप भी देखते थे मैं कब सोएंगे? नहीं, मैं मेरा काम दूसरा मोती मुनियाला करते थे, तो हैंडीक्राफ्ट। तो फिर सुबह देखिए, 5 बजे सुबह उठना। जल्दी स्कूल जाना वाला विषय तो था ही, कॉलेज जाना वाला विषय था ही, क्योंकि हम स्कूलिंग में भी, हमारे तो लड़का स्कूलिंग में ही हो गया था ना, हम तो ग्रस्त पक्के स्कूलिंग में बन गए थे। तो फिर कॉलेज, तो सुबह कॉलेज, फिर टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर, फिर हमारा बुनाई का काम, क्योंकि पिताजी का कहना था कि कुछ आप कमाओ घर में भी, अगर खेत जा रहे हो तो खेत में कुछ काम करो, और अगर बुनाई का काम करना है तो बुनाई का काम मुझे सारा करना आता, हम करते थे। तो परिश्रम जो है ना वो महत्वपूर्ण होता है। वो परिश्रम एकाग्रता भी रखता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आदमी परिश्रमी नहीं होता है तो उसके मन में कई तरह के विचार आते हैं और वो विचलित हो जाता है। अभी मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, मैं क्या करूँगा, अवसाद में आ जाता है। मैं कभी अवसाद में नहीं आया। मैंने कहा ये सब चीज़ें चलती रहेगी, और बाद में उन्होंने कहा नहीं, अब तो तेरा पढ़ाई तो छुड़ानी पड़ेगी, भी तो सर्विस लगना पड़ेगा। तो टेलीफोन एक्सचेंज में हम ऑपरेटर बन गए। ऑपरेटर भी 8.5 साल रहा। उसके बाद आया ना, मैं आया राजस्थान प्रशासनिक सेवा के माध्यम से, तो बाद में आया और फिर IAS बने। तो वो एक कैरियर आपका ठीक रहता तो IAS बन पाते हो, नहीं तो IAS भी नहीं बन पाते हैं, बहुत से उसी में रिटायर हो जाते हैं। लोग सोचते रहते हैं, जिंदगी सोचते बीत रहते हैं, जाती है, लेकिन हाँ। आज सब फिर आपने कहा कि आपने टर्निंग कैसे पॉइंट आपका आया। देखिए, अधिकारी के नाते भी मैं सेवा कर ही रहा था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड पर्पज कि कोई कानून किसी ने बनाया उसको इम्प्लीमेंट करो, अच्छी तरह से करो, और करा भी मैंने। मेरे पे एक किताब किसी ने लिखी, एक कलेक्टर ऐसा भी। अच्छा, हाँ, एक किताब मेरे पे पहले, वो मैंने नहीं लिखी, वो शुरू के नागरिकों ने लिखी, और उसका शीर्षक यही है, एक कलेक्टर ऐसा भी। इतने काम कर गया एक कलेक्टर, ऐसे बहुत आए लेकिन नहीं कर पाए। इतना ये कैसे कर गया, बहुत काम जिसमें उसका वर्णन है। लेकिन उसके बाद आप सोच रहे होंगे भी कैसे आप राजनीति में आ गए। जी। तो मुझे लगा कि प्लानिंग स्टेज पे भी अगर आदमी का सहयोग हो सेवा में, तो ज़्यादा अपना इनपुट दे सकता है, मुझे ऐसा लगा। तो यहाँ जो सार्वजनिक जीवन में आने से जो विधायिका कानून बनाती है, इसमें आप जो इनपुट देते हो वो समाज के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 चीज़ें सारे चक्र में महत्वपूर्ण होती है: व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र। इन चारों का कैसे डेवलपमेंट हो, खुद का पहले डेवलपमेंट होना जरूरी है। खुद पढ़ना, खुद संस्कारित होना, चरित्रवान होना पहले जरूरी है। पहला पांव मजबूत होना चाहिए, खुद स्वयं। फिर उसके बाद फैमिली के लोग एक राय नहीं हो तो आप नहीं बढ़ सकते जी आगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, रोज झगड़ा होगा, संसार है तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो फैमिली, फिर समाज में भी जगह बनानी पड़ती है। उसकी रेपुटेशन तो उसी जैसे मैं ग्रस्त बना, बच्चे हुए, तो समाज में रेपुटेशन बनानी पड़ती है ना, भी आदमी अच्छा है। आप भी घर में लाडली थी, इतने भाइयों की एक बहन, और दूसरे घर में जा रही कम उम्र में। ससुराल में पहली बहू। एक सवाल ये है कि
आपकी वेशभूषा को लेकर भी लोग सोचते हैं आप एक अधिकारी रहे, आप भी कोट पैंट में रह सकते हैं, लेकिन आपकी जो वेशभूषा है वो आपकी एक पहचान बन चुकी है। आप क्या राजस्थान से इतना बड़ा लगाव जुड़ाव है? ये देखिए, टर्बन मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा। कभी कभी मैं पढ़ता था बड़े थिंकर्स को, जनप्रतिनिधि को जो उसकी जनता है, जो उसको चुनती है, वो कैसी वेशभूषा पहनती है, वैसी वेशभूषा में उसको रहना चाहिए। तो मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव हूँ लोकसभा में। मेरी अधिकतर जनता ये ऐसे कपड़े पहनती है, तो मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ ना। ये कब से आपने ये सोचा? मैं जब से मैं बना हूँ तब से आप ऐसे? हाँ, मैं चुनाव में पहली बार गया तब से ही मैंने तय किया कि मैं इसी वेशभूषा में रहूँगा, और तब से रह रहा हूँ अभी तक। कभी कभी जरूर पगड़ी समझ करके लोग अनपढ़ समझ जाते हैं, कोई एयरपोर्ट पे या कोई बहुत बड़े एमएनसी के किसी ऑफिस में, लेकिन बाद में बोलता हूँ, कोई लेने देना नहीं। हाँ, बाद में बोलता हूँ तो पता चल जाता है। मैं अगर विदेश भी जाऊँगा तो मैं इसी ड्रेस से जाऊँगा। ऐसे जाएंगे? हाँ, ये ड्रेस, मेरी ड्रेस चेंज नहीं होती है, इसी ड्रेस में जाता हूँ मैं। कुछ सीख देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कोई मिसाल ऐसी देना चाहेंगे, कुछ ऐसी बात कहना चाहेंगे जिससे कि कई लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ने की? देखिए, मैं इस किताब के माध्यम से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, परिवार में मनमुटाव हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता है, होता है। अगर पति समझदार हो तो पत्नी को समझा करके उस मनमुटाव को दूर करे, और अगर पत्नी समझदार हो तो अपने पति को समझा करके मनमुटाव को दूर करे। ये 498 के मुकदमे नहीं होने चाहिए। इन मुकदमों से उनकी जिंदगी भी खराब होती है, खर्चा भी लगता है, और जो महत्वपूर्ण समय होता है उनका 15-20 साल का जो समय होता है, महत्वपूर्ण समय होता है, वो समय उनका बर्बाद हो जाता है। वो एनर्जी जो उसकी लगनी चाहिए कंस्ट्रक्टिव काम में, वो डिस्ट्रक्टिव काम में लग जाती है। दहेज, वो कोर्ट कचहरी, उसमें लग जाती है। और अगर आपका मुकदमे में कोई फैसला हो गया होगा, आपका जीवन तो बेकार गया। समझौता हुआ तो भी बेकार गया, समझौता हुआ तो भी बेकार गया, तलाक हो गई तो बेकार हुआ, आपका समय तो बेकार हो गया ना। जिंदगी का सपोज करो 25 साल में शादी हुई, 26 साल में मुकदमा हो गया, 36 या 38 साल में आते आते सलटा, तो आपकी जिंदगी के वही तो महत्वपूर्ण जीवन है जो आपके जिंदगी के भी हैं और समाज के लिए भी हैं और देश के लिए भी महत्वपूर्ण समय है। एक छोटी सी गुजारिश बस, भजन एक हो जाए तो, क्योंकि मैं जानता हूँ आप भजन गाते हैं और आपने कई जगह गाए हैं और आपके पिताजी भी भजन गाते थे। एक छोटा सा भजन हो जाए हमारे दर्शकों के लिए, अगर आप भी थोड़ा सा उसमें पार्टिसिपेट कर लें प्लीज़। नहीं, भजन तो कभी दूसरा भजन का कार्यक्रम करेंगे ना, उसमें कर छोटी देंगे। सी लाइनें, 2 लाइनें आप अगर गा दे तो। देखिए, भजन तो मैं गाता हूँ, आपने सही कहा। हमारे आप यूट्यूब में जाएंगे तो आपको बहुत मिलेगा। मुझे सूरदास जी का एक भजन है जो बहुत प्रिय भजन मेरा है, वो मैं स्कूलिंग से लेकर के गाता हूँ। वो भजन ये है कि दृष्टि सूरदास जी की कुछ कमियां रही होगी सूरदास जी में, तो सूरदास जी अपने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप मेरी कमियां क्यों देख रहे हो जी, मेरे में कई अच्छाइयाँ भी हैं और मुझे अपनाओ। तो मैं मेरी जनता को भी कहता हूँ कि मेरे में भी कुछ कमियां रह सकती है। मैं संपूर्ण आदमी नहीं रह सकता, वो फिर भगवान बन जाएगा। तो मैं आपका जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे में भी कुछ कमियां हैं। कमियां कहाँ हैं वो बताएंगे तो हम सुधार करेंगे, लेकिन खाली कमियों पे ही ध्यान दोगे वो ठीक नहीं है। ऐसे ही सूरदास जी ने एक भजन में कहा है। थोड़ी सी लाइन अगर गुनगुना दे, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा इस इंटरव्यू। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, हो प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधी की परो, हो प्रभु जी एक घर बधी की परो। सो दुविधा पा रस नहीं जानत, कंचन कर तिखरो, हो प्रभु जी अवगुण चित ना धरो। ऐसे सूरदास जी ने अपने प्रभु को ये कहा कि अवगुण, तो मैं यहाँ फिर पति पत्नी के लिए कह रहा हूँ जी, मैं फिर आपकी इस किताब पे आ रहा हूँ। पत्नी में होंगे अवगुण, आप उसके गुण देखो भाई, अवगुण क्यों देख रहे हो? अवगुण भी गुण में परिवर्तित हो सकते हैं, सोच पॉजिटिव। और पत्नी भी पति में गुण देखे अवगुण क्यों देख रही है जी? तो उसमें सोचने की दृष्टि भी पॉजिटिविटी आ जाएगी।
सकारात्मकता जीवन में आ जाएगी, उनका जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। तो वो परिवार के लिए, खुद के लिए, घर के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर जिएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, श्रेष्ठ नागरिक होंगे तभी देश श्रेष्ठ बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना समय दिया। मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। आप जो बातें कहते हैं वाकई में वो अपनी जीवन की बातें हैं, आपने की हैं वो चीज़ें जब अपनी ज़ुबान से निकलती हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा दर्शकों को आपके सामने ही कि आप जो दाना डालते हैं पक्षियों को, वो मैसेज ज़रूर जाना चाहिए सभी को कि ये जो पक्षियों को दाना डालते हैं रोज़ाना दिनचर्या में इनकी शामिल है। आप गाय को चारा डालते हैं, ये बात मैं भूल नहीं सकता। ये एक चीज जिसने मारवाड़ी में कही है, ये फकीर हैं पक्षी, लेकिन इनके केला नहीं है। नहीं है। झोली जिसके होती है ना, वो झोली जैसे फकीर होता है ना, ये तो खा के उड़ जाते तो हैं। वो किसी घर गए, आटा दे जी, फकीर आया तो वो झोली है, उसमें आटा डाल दिया। इनके कहाँ झोली है? ये सबको करना चाहिए। इसलिए मैं इस इंटरव्यू के अंत में ये बात जरूर कहना चाहता हूं। झोली के बिना के फकीर है, इसलिए ये मांगने नहीं आएंगे, अपने को डालना है, ऐसा कहते हैं। और अर्जुन मेघवाल जी के पास गाड़ी भी है, लेकिन ये संसद वही सांसद हैं जो आज बेशक केंद्रीय राज्य मंत्री हो, ये साइकिल से भी संसद गए थे और ये सुर्खियों में हमेशा से रहा है। उनका मकसद इतना था कि बचपन में भी साइकिल के लिए तरसते थे, लेकिन इनका मकसद आज ये कि पर्यावरण बचाने के लिए सब कुछ जरूरी है। इसलिए मैं इस इंटरव्यू के अंत में ये तमाम बातें आपके सामने करना चाहता था। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहानी कामयाबी में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अब तक, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।